हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे ही होने चाहिए, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रोपर्टी। और कोलिगेटिव प्रोपर्टी आप सभी को पता ही है, मैंने एक्सप्लेन की थी। जो किस पे डिपेंड करती है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। मतलब जितने सोल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो उस हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इजी थी। चलो अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी की थी किसकी बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इंक्रीज होना। और आज का टॉपिक हमारा है क्या, आज का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस बार फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम, डिप्रेशन मतलब कमी। तो क्या होगा बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले वाले में क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एलिवेशन मतलब क्या, इंक्रीज हुआ था बॉइलिंग पॉइंट में। और आज वाले में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेशन। क्या होगा, डिप्रेशन। बिल्कुल इजी है। देखो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, और आप भी बोलोगे हाँ आसान नहीं, बहुत आसान है, बस अपना फोकस बनाए रखे, बाकी एक्सप्लेन करने की गारंटी मेरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करते हैं मेरे पास क्या है, कोई सोलवेंट है। सोलवेंट देखो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई भी एजलाई का वाटर, मैंने वाटर ही मान लिया, चलो कौन सा सोलवेंट है बताओ, वाटर। और आप सबको अच्छे से मालूम है क्या कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट है। इस बार वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलो देखो आप देखते हैं क्या कि इसमें हमने डिजोल्व किया था, क्या बताओ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या डिजोल्व किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और आपको अच्छे से मालूम है, जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं ना, तो उन दोनों को मिलाने से क्या बनता है बताओ, ये कंबाइन होके बनते हैं क्या, सोल्यूशन। क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। बट यहाँ तो डिप्रेशन है, मतलब क्या, डिक्रीज ही हो रहा होगा ना। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पे जा रहा होगा माइनस में, मान लो मैंने माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना सोल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का वो क्या हो गया बताओ, डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज। मतलब हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, हाँ, उसमें हमने डिजोल्व कर दिया, क्या क्या डिजोल्व कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट करने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। वो डिक्रीज हो जाएगा ना, उसी चीज को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल इजी। अब मैं इसको एक बार डेफिनेशन के थ्रू बोलने वाला हूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से उसको लिख पाए और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। चलो लैंग्वेज बनाते हैं इसकी यहीं से, बस टॉपिक को एक बार समझना, कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज तो अपने आप बन जाती है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व, बताओ किसमें किया मैंने, बताओ किसमें किया, सोलवेंट में। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट। क्या डिप्रेस, तो क्या देखो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देखो एक बार हो क्या, क्योंकि ये सोलवेंट है, इसमें क्या डिजोल्व किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो बोल दो उसको इंग्लिश में, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट। क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बताओ, डिक्रीज। क्या हो गया, डिक्रीज। इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको रिप्रेजेंट किया था डेल्टा टी। ओ इसको भी डेल्टा टी, वहां बी था, यहाँ पर आएगा एफ। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ का मतलब क्या होता है बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चाहो तो एक बार और बोल सकते हैं क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी एफ से। और देखो ये ना एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है उससे एग्जांपल के थ्रू। मान लो कोई बोल दे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी है। देखो जो आइसक्रीम वाले होते हैं ना, आइसक्रीम वाले वे करते क्या, जो कुल्फी वाले होते हैं, आइसक्रीम वाले होते हैं, वे करते क्या है, मतलब बर्फ लेते हैं, बर्फ को पीस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। पीस बनाने के बाद उसमें ऐड करते हैं सोल्ट, कौन सा वाला, NaCl मतलब नमक, उसमें सोल्ट ऐड करते हुए। तो सोल्ट ऐड करने से पता क्या होता है, जो उसका बर्फ था वहां पे, जो बर्फ है वो पीस में कन्वर्ट किया था, अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज। और जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा ना, तो अब क्या होगा देखो, जब वो और भी ज़्यादा ठंडा हो गया तो आइसक्रीम जो कुल्फी वगैरह जमाते हैं वो बहुत जल्दी
फ्रीज हो जाएगी। नॉर्मली अगर हम घर पे यूज़ करते हैं, घर का जो फ्रीज होता है उसमें यूज़ करें 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम घर पे आइसक्रीम जमाने लगे तो उसमें देखा भी होगा आपने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी आइसक्रीम जल्दी से नहीं जमती। वही आइसक्रीम वालों की अगर बात करें, कुल्फी वालों की, वे क्या करते हैं, उनकी आइसक्रीम बहुत जल्दी जम जाती है। तो करते क्या है वो, जो मतलब उनके पास जो होता है ना वहाँ पे, वो पहले बर्फ लेते हैं, बर्फ को पीस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं NaCl, नमक ऐड करते हैं बहुत सारा। और नमक ऐड करते ही क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा माइनस में। और जितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और ठंडा हो जाएगा ना, उतनी जल्दी आइसक्रीम क्या हो जाएगी, फ्रीज। तभी तो उनकी बहुत जल्दी आइसक्रीम फ्री होती है। तो दूसरा एग्जांपल देखो, जो हिल एरियाज होते हैं पहाड़ी वाले, मतलब हिल एरियाज है कहीं, और जो हिल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, जो वो आइस जम जाता है, बर्फ जम जाता है। तो वहाँ बर्फ जम जाता है ना, अब वहाँ पे देखो बाइकें वगैरह आ रही है और कार आ रही है, स्कूटर वगैरह आ रही है, तो उसमें आने वालों को प्रॉब्लम भी होगी। देखो बर्फ जम रहा है तो करते क्या है, जो हिल एरियाज पे ना वे नमक डाल देते, नमक ऐड करते सारे में नमक ऐड कर दिया सारे में। तो नमक ऐड करने से पता जहाँ जहाँ बर्फ है, नमक ऐड करने से पता क्या होगा, जो वहाँ का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज माइनस में चले जाएगा। और नॉर्मली वहाँ मान लो 0 डिग्री था, वो हो गया माइनस में। और जब टेम्परेचर अलग अलग होता है ना, तो क्या होता है, आइस मेल्ट हो जाता है, आइस मेल्ट हो जाता है। तो जब आइस मेल्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा, वहाँ पे बर्फ साफ हो जाएगा सारा, और आने जाने वालों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऐसे मान लो बर्फ है, मैंने फ्रिज में रखा, फ्रिज में बर्फ जमा हुआ है, फ्रिज में तो बर्फ जमा हुआ है, तो मैं बर्फ को बाहर निकाल के लाया, बाहर निकालने कुछ टाइम बाद वो क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर ही टेम्परेचर था ना, वो तो अलग था, और जो बाहर निकाल के हम लाए वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। जब दोनों टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, बताओ क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे जो फ्रिज हुआ था हिल एरियाज पे, हिल एरियाज में जो बर्फ फ्रीज हुआ था ना, कहाँ पे बताओ, हिल एरियाज। ये क्वेश्चन में आया था बोर्ड एग्जाम में, बर्फ ना बर्फ, वहाँ पे आइस जम रहा था, तो जो आइस फ्रीज हुआ था, तो वहाँ पे पता क्या था, वहाँ का मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर था, सपोज करो कितना है 0, और मैंने उसमें ऐड कर दिया वहाँ पे क्या, NaCl। जैसे ही मैं NaCl ऐड करूँगा वो पहुँच गया माइनस में। और अभी मैंने बताया, जब देखो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाए ना, तो क्या होगा, अब रिक्वायरमेंट तो उसको वहाँ इतने की है, वो तो ओपन एरिया है, और मान लो और वहाँ पे है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, टेम्परेचर उतना नहीं है, तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। चलो अब आगे बात करते हैं इनकी। इसको मान लो कितना है, T1 डिग्री सेल्सियस, और इसको मान लो कितना है बताओ, T2 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों चेंज हो जाए ना, तो उनके नंबर्स भी अलग अलग लेते हैं, एक T1 है तो एक T2 होगा। सपोज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट कितना मान लिया मैंने, बताओ T1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो उसके बाद क्या बना बताओ, जब मैंने उसमें सोल्यूट ऐड किया नॉन वोलेटाइल, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये T1 था तो ये क्या हो जाएगा, T2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला नहीं रील वाला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रील में बहुत चल रहा था ट्रेंडिंग में, डिप्रेशन, डिप्रेशन। देखो तो इसको रिप्रेजेंट करते डेल्टा TF से, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, रूल बताता मैंने आपको सिंपल, की जो ज्यादा वाला है ना उसे कम वाले में डिक्रीज करते हैं। हमेशा क्या होगा, मोर पहले आएगा फिर लेस वाला आएगा। तो ज्यादा क्या है बताओ, T1 है T2, पहले तो T2 ज्यादा था, तो T2 माइनस T1 आता, लेकिन इस बार देखो तो माइनस में हो तो कम है, और ये प्लस में ही ज्यादा है। तो ये भी ज्यादा है ना, तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, पहला आएगा T1 और फिर आएगा T2। अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज, T1 माइनस T2, वहाँ तो T2 माइनस T1 क्या था। तो देखो वहाँ पे तो चेंज था भाई, वहाँ पे क्या था बताओ, चेंज। वहाँ तो क्या हुआ था बताओ, वहाँ तो हुआ था क्या, T1 माइनस T2 नहीं, वहाँ T2 माइनस T1 हुआ था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था बताओ, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, और जब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था मैं उसके अकॉर्डिंग तो करूंगा। तो यहाँ ज्यादा T1 है और कम T2 है, तो इसलिए क्या आएगा, T1 माइनस T2। बिल्कुल इजी है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, फिर इनमें रिलेशन पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे, जैसे वहां भी क्या था, बिल्कुल ऐसे ही करना सेम। बताओ एक साइड तो क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, ये इंक्रीज होगा, उधर क्या होगा बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज। और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है ये, फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज कर लो कोई, मतलब हमने कोई लाइन बना लेते हैं यहाँ टाइम इसकी, वेपर प्रेशर वगैरह की, दो अलग अलग टेम्परेचर कर लेते हैं। क्या कर ले, दो अलग अलग टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर तो एक अलग हो जाएगा और एक अलग हो जाएगा।
तो देखो अगर हम बात करें टेम्परेचर, बताओ ज्यादा किसका है, इधर है ज्यादा, ये वाला है, तो ये वाला टेम्परेचर ज्यादा, तो ये तो होगा सोलवेंट। क्या होगा ये, सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट का जो टेम्परेचर था वो क्या था बताओ, T1 क्या था, इंक्रीज। ये क्या था बताओ, T1 क्या था, ये T1 ज्यादा था। और वो जो बाद में ऐड किया था ना, बना था सोल्यूशन, तो उसका क्या होगा बताओ, डिक्रीज। तो देखो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है क्या, कि ये टेम्परेचर लिए हमने क्या, एक बताओ, एक तो ले लिया हमने क्या, T1 मतलब ज्यादा था, तो मैंने उसको ज्यादा लिया है। और T2 क्या था बताओ, कम था, तो उसको कम लिया है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो कितना है, T2, और सॉल्वेंट का क्या है, T1। जैसे वहां था ऐसे ही करना, बिल्कुल इजी। और देखो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है बताओ, डेल्टा TF। और ये क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ज्यादा क्या है सोलवेंट, कम क्या है सॉल्यूशन, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा बताओ। जो डिफरेंस आएगा ना इनके बीच में, वही क्या होगा बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF से। और जहां भी डेल्टा TF आए ना, तो एकदम बोल देना क्या, कि डेल्टा TF मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इसका ग्राफ है। ग्राफ के बाद बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास। बिल्कुल एज इट इज करना जैसे वहां पे किया था एलिवेशन वाले में, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोलिलिटी बोला था या मैंने मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला था, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूरा वर्ड याद रखियो, एक्यूरेट। क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप सभी को पता है, जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट, वहाँ के बी था, और यहाँ पे क्या आया बताओ, के एफ। क्या आ गया यहाँ पे बताओ, के एफ। और के एफ वहाँ पे क्या था बताओ, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होने वाला, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब देखो, अब यहाँ पे हम मोलिलिटी की बात करते हैं। मोलिलिटी के दो फॉर्मूले थे, हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। एक तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट। और आपको यही पता था क्या, मोल्स किसके इक्वल था, मास अपॉन मोलर मास, वही किलोग्राम में। तो चलो ये फॉर्मूला अप्लाई कराओ, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले को। बताओ, के एफ तो एज इट इज, मोलिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या, मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में। किलोग्राम को हटा के 1000 भी रख सकते हो, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या होता है, W अपॉन M। एन को हटाओ, मास अपॉन मोलर मास इनटू कैपिटल W किलोग्राम में। चाहो तो ये बोल दो ऐसे, यहाँ पे चाहो तो ऐसे बोल सकते, के एफ डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल W, और 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। दोनों फॉर्मूले सही है, ये ऐसे ही 1 किलोग्राम में आ गया, 1 ग्राम में आ गया। और देखो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्या चीज़ यहाँ पे क्या है, एक तो डेल्टा TF, और ये क्या है बताओ, KF, और ये क्या है, स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल W। बताओ डेल्टा TF मैंने क्या बताया था, बोलो क्या होता है बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF मोलल एलिवेशन, नो नो, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और W स्मॉल वाला मास ऑफ सोल्यूट, एंड कैपिटल M, ये स्मॉल m मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड कैपिटल W बताओ क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट। मोलर ना हमेशा इस चैप्टर में नोटिस किया होगा आपने, स्मॉल m मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैं 1 2 फॉर्मूला लिखवा रहा है AB वाली में, तो कैपिटल W क्या है बताओ, मास ऑफ सोलवेंट, और स्मॉल W क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल इजी में। अब देखो ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम देखते क्या कि इनमें रिलेशन क्या, तो रिलेशन देखो साफ दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या, डेल्टा TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डेल्टा TF बताओ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब है क्या, जितना मोलर मास सोल्यूट का ज़्यादा होगा ना, उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम, डिक्रीज। और जितना ये इंक्रीज होगा उतना डिक्रीज, जितना डिक्रीज होगा उतना ये इंक्रीज होगा। इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट। तो ये चलो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, कि अब बात करते हैं के एफ। ये होता है क्या है, के एफ क्या नेम है इसका बताओ, मोलल डिप्रेशन
कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब रिप्रेजेंट किया था केएफ से। अब इसको डिफाइन करेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करना, तो मैं बिल्कुल आपको इजी और इंटरेस्टिंग वे में बताने वाला हूँ। बहुत आसान है, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाएंगे इसके। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है बताओ? के एफ इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में। और जिसको डिफाइन करना होता है ना, उसे छोड़ के बाकी को क्या मान लो? 1। जो डिस्टर्ब करे उनको 1 मान लो। एन इक्वल टू 1 मोल और कैपिटल डब्ल्यू क्या मान लिया मैंने? 1 किलोग्राम बोल दो, या 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो चलो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, देखो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो जब ये 1 हो गया तो क्या आएगा बताओ? के एफ। क्या आएगा बताओ? के एफ। तो क्या बोलोगे यहाँ पे बताओ? डिफाइन करना क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दैट। क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दैट when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 kilogram of solvent या 1000 gram of solvent is known as molar depression constant, is known as molar depression constant. It is represented by Kf। किससे रिप्रेजेंट करते? Kf। एक बार और हो जाए क्या? क्या है बताओ ये? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दैट। कब ऑब्जर्व किया? तब। कब? तब बताओ कब? तब हमने when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 kilogram of solvent is known as molar depression constant. It is represented by Kf। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी। यूनिट भी ऐसे ही है जैसे पहले था। तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। मुझे के एफ को सेपरेट कर लेना, जिसकी यूनिट कैलकुलेट करते उसको सेपरेट कर लेते। डिवाइड वाला आएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कौन आया? डिवाइड वाला, डब्ल्यू कैपिटल किलोग्राम वाला। और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा? तो बताओ डेल्टा टी एफ टेम्परेचर है, इसको लेते हैं केल्विन में। डब्ल्यू किलोग्राम है, मास है तो किलोग्राम में है। अपोन में क्या है? मोल। मोल तो मोल में रहता है। और इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम, मोल को ऊपर ले आएगा तो मोल इनवर्स। तो यूनिट क्या बन गई बताओ? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या कुछ बुकों में ऐसे भी लिख देते हैं केल्विन ना लेकर टेम्परेचर लेकर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर ऐसे नहीं तो लिखो क्या? केल्विन और मोलल इनवर्स। ये मोलल इनवर्स मतलब मोलैलिटी की यूनिट है, तो अपोजिट है। मोल पर केजी था, यहाँ केजी पर मोल आ रहा, तो ये इसके अपोजिट है, तो इसलिए मैंने इसको इनवर्स किया हुआ है। बताओ बिल्कुल इजी है नहीं है? बिल्कुल जैसे पहले हमने पढ़ा, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ऐसे है। मोलर एलिवेशन जो हमने पढ़ा था ना, क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके जस्ट अपोजिट चल रहा है। देखो बिल्कुल अपोजिट चल रहा, कोई डाउट नहीं बनने वाला। बस आप डेली लेक्चर लेते रहे स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ, बाकी मेरी गारंटी खुद फील होगा कुछ टाइम में। हाँ केमिस्ट्री आसान है, और बस अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग रखना। देखो क्योंकि बेसिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है केमिस्ट्री में। जिसका जितना अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उसको इतनी इजी केमिस्ट्री लगने लगेगी। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो क्लियर है, जैसे वहाँ पे वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट तो क्लियर है। जैसे ही हमने वहाँ पे पढ़ा था, क्या बताओ? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो ऐसे ही यहाँ पे होने वाला है। इट इज मोलर या मोलिकुलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उसका नेम क्या था? अदर नेम बताओ? विलियोस्कोपिक, तो इसका अदर नेम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दो, या अदर नेम क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते K100 से। आपको क्लियर हो चुका होगा K100 का मतलब क्या हो गया बताओ? ये 100 ग्राम में डिजोल्व होगा एज इट इज, ऐसे ही जैसे वहाँ पे 1 मोल को वहाँ डिजोल्व किया, 1 मोल को यहाँ पे डिजोल्व करना। वहाँ पे 1000 ग्राम था, तो यहाँ पे 100 ग्राम होगा। वहाँ पे एलिवेशन क्या था? वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल था? KB के, तो यहाँ K100 के होगा। तो बस डिफाइन सिंपल कर दो इसको। क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दैट when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 100 gram of solvent is known as molar depression constant या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या? देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दैट when 1 mole of non-volatile solute dissolved in 100 gram of solvent इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बस इतना आसान। हाँ इतना आसान, ये तो बिल्कुल इजी है।
अब देखो जैसे वहाँ फॉर्मूला बताया था आपने, बताओ यहाँ भी एक फॉर्मूला बनवाओ इसका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, वहाँ के एफ था यहाँ के 100 होगा, वहाँ स्मॉल डब्ल्यू था यहाँ स्मॉल एम है यहाँ कैपिटल, बिल्कुल एज इट इज ही है, बस यहाँ वहाँ 1000 तो यहाँ पे 100, फॉर्मूला भी सेम बिल्कुल एज इट इज। बताओ है ना बिल्कुल इजी। अब देखो जैसे वहाँ पे हमने कर था क्या रिलेशन बिटवीन के एफ और के 100 होगा यहाँ पे, क्या मोलर एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के रिलेशन की बात करते क्या रिलेशन होगा। देखो फिर जिसके बारे में हमें रिलेशन पता करना ना, जिसका रिलेशन पता लगाना, तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यही तो रूल होता है। अब मान लो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम तो उल्टा सीधा रिलेशन बता देंगे कुछ भी। तो यहाँ भी कुछ ऐसे होने वाला क्या कि जब हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम रिलेशन बता पाएगी क्या रिलेशन है इनमें। तो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी इनके बारे में। तो अब देखते हैं क्या कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, क्या कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये मानते इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट। और आपके के एफ है तो आपके के 100 के लिए होगा के 100 स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इनके बारे में हमें रिलेशन पता करना, तो सिंपल करना कुछ नहीं आपको, बताओ मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होने का, ऐड करने से कुछ नहीं होने का, तो इनको करना है क्या, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होने का, तो इनको कर दो डिवाइड। डिवाइड करने का बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब काफी चीजें कैंसिल हो जाएगी डिवाइड करने से। तो लिखो फिर डिवाइड ही करा दीजिए आप इसको, फ्रॉम फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वेशन। तो बताओ डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, फर्स्ट डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है ऊपर वाले की, ये थी, हमने ये वैल्यू पुट की यहाँ पे एज इट इज एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब डेल्टा टी एफ नीचे वाले की वैल्यू पुट करा दीजिए, क्या है बताओ, के 100 स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 और एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कहाँ बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, कैपिटल डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू कैंसिल, स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, और 100 को कट कर दो तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और ये भी कैंसिल, बिल्कुल इजी हो गया। तो 1 बचा यहाँ तो, और यहाँ पे क्या है 10 के एफ के 100, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, के 100 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 10 के एफ। मतलब इसका सिंपल मतलब है क्या कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना वो 10 टाइम है, किसके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के, मोलर एलिवेशन की 10 टाइम है। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होता तो अपने पास से लिख देना, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, बिल्कुल ऐसे। वहाँ तो 0.52 थी और यहाँ पे क्या है 1.86, बिल्कुल इजी है। और यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट बना हो, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको बिल्कुल केमिस्ट्री आसान लगे। नहीं तो बोलते हैं ना अक्सर केमिस्ट्री टफ होती है, सुबह पढ़ो शाम को भूल जाते हैं, ये वो समथिंग चलता रहता है, बट अगर समझ के पढ़ो ना तो वही केमिस्ट्री आसान होती है। ये डिपेंड करता है एक टीचर पर। तो ये के एफ के फॉर्मूले मैंने आपको बताया, तो के एफ का एक तरीका हो रहा है कैलकुलेट करने का, वो भी बिल्कुल ईजी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे के एफ को। तो के एफ का एक तरीका क्या है बताओ, के एफ में ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम, जैसे के भी था ऐसे ही है बिल्कुल एज। के एफ का फॉर्मूला क्या बन गया, एक आर टी स्क्वायर अपॉन 100 एल एफ, आर भी आपको बताया और टी भी बताया, एल एफ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन किया था आपको। और के एफ का एक फॉर्मूला ये बन गया आर टी स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल एफ एच, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रीजिंग पॉइंट है, वहाँ पे बॉइलिंग था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, और वहाँ भी गैस कांस्टेंट था, यहाँ भी है, और वहाँ लेटेंट हीट फ्यूजन है, यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल एज इट इज जो वहाँ पे किया था वही यहाँ पे है, बिल्कुल कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान ही है। आपने देखा भी होगा लेक्चर के साथ साथ भी आपके नोट्स भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रहे हुए, और आप अगर डेली लेक्चर ले रहे हो ना, हर एक लेक्चर को आपने देखा है, तो आपने नोटिस भी किया हो केमिस्ट्री ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक्सप्लेन करते करते काफ़ी हद तक
यहाँ पे भी कॉपी हो रही है टॉपिक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज में। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, बताओ कौन कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ना अब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इनके न्यूमेरिकल्स होगी जो एनसीईआरटी वाले भी होंगे, बोर्ड्स वाले भी होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और फिर राउल्टो वाला भी, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इजी और नहीं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है। देखो आप खुद देखो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड कर रही नहीं। एलिवेशन कब हो रहा है, जब हम उसमें सॉल्यूट डिसोल्व कर रहे हैं। बताओ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब हुआ, जब सॉल्यूट को हमने डिसोल्व किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, तो उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड कर रही थी, यही तो मतलब था। अब देखो बात करते हैं कि इसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया ना सॉल्वेंट में, तो आपने नोटिस भी किया होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद ना, तो आपने देखा क्या कि प्रॉपर्टी चेंज हो गई। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी इसकी चेंज होगी, क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज। तो मतलब कुल मिला के किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है बिल्कुल इजी और सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो डिपेंड कर रहा है किसमें, बताओ सोल्यूट के पार्टिकल पर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता भी रहा हूं, अभी आइसक्रीम वाला मैंने एग्जांपल लिया, कुल्फी वाला और हिल एरियाज वाला भी। तो जो हिल एरियाज वाला आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमने सोल्ट ऐड किया ना तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज। ऐसे हमने देखो सोल्ट ऐड किया तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या, जैसे ही वाटर बॉइल हो रहा था 100 डिग्री पे, तो जैसे ही सोल्ट ऐड किया तो अब 100 से ज्यादा पे, 100 से अबव पे क्या हो रहा, वो बॉइल हो रहा। तो कुल मिला के देखो बिल्कुल इजी है और सिंपल है, कोई डाउट नहीं बनने वाला। आप फोकस तो बनाए अपना बस, बाकी मेरी गारंटी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर दूंगा इजी और इंटरेस्टिंग वे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही काफी।